गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि इसका नाम क्या है पता है सर? टॉप 100 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय सर। साइंस में आपको मैंने टोटल वादा किया कि सर की टोटल 100 क्वेश्चन करवाऊंगा लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, और ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहेगा सर। चाहे आपका क्वेश्चन आपके चाहे एग्जाम प्रथम पाली में हो या एग्जाम सेकेंड पाली में, इससे कोई मतलब नहीं सर। आपके ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सर। तो मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं सर क्वेश्चन की दुनिया में, और इसका मतलब समझ जाना नहीं पड़ेगा ना तो हम डस लेंगे। हाँ सर, बस सबको पढ़ना होगा और सबको समझना होगा, और कैसे समझेगा वो मैं जानता हूं सर। आपको दिल की खोपड़ी में मैं डाल दूंगा ना, क्योंकि आपका दिल मैंने चुरा लिया हूं सर। हाँ, और ये आपका दिल की धड़कन से मैं समझ लेता हूं कि आपको कैसा चाहिए और कैसा टीचर चाहिए, आपको समझाने का तरीका कैसा चाहिए कि आप समझ पाइएगा। ठीक नो? तो आपको आते हैं सर सीधे क्वेश्चन की दुनिया में। और आज पता है क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 71 है, क्योंकि आज हमारा 15वां क्लास है सर। ऑलरेडी पिछले मैं 14 क्लास ले चुका हूं। तो जो पिछले 14 क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया होगा, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वो टोटल 100 क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट बना हुआ। ठीक नो? या फिर सर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, यहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का। आते हैं सर पहला क्वेश्चन की तरफ। आज हमका वीडियो का ये पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछ ले था सर। ठीक नो? 5 नंबरिया में। हाँ, उम्मीद रखना कि इस बार भी पूछेगा। अब पूछेगा तो पता है कैसे पूछेगा ना, तोड़ देना है। हाँ, आते हैं सर। अब देखो, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि आपका भाई आगे बढ़ सके सर। क्योंकि ये आपका भाई आगे बढ़ेगा, इसका मतलब वो आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक नो? अब देखिए कहता है क्या सर, कह रहा है ना कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। क्यों? देखो भाई, हाइड्रोजन जो है ना सर, वो आवर्त सारणी में वो अनिश्चित रहता है। इसका कोई निश्चित नहीं है, जहां पाता वहीं ठेल देता है। किसको? हाइड्रोजन को। अनिश्चित मतलब जहां चाहे वहीं ठेल दिया। ठीक नो? तो क्या कहता है सर कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति कैसी होती है? अनिश्चित रहती है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में अनिश्चित रखती है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है सर, वो जहां चाहता है वहीं ठेल देता है। क्यों? क्योंकि यही चीज तो हमको समझना है। ठीक नो? और ये 2014 में पूछले सर था। ठीक नो? अब देखो कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। देखो ये है ना, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के गुण वर्ग 1 और गुण वर्ग 17, कहां गया रे 17, वर्ग 17 के हाइड्रोजन आवर्त सारणी से क्या होता है सर? अब देखो, हाँ एक चीज और गौर कर लेना। आ जाए ना, देखो इधर कहता है क्या सर कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति क्या? हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के गुण, अरे हाइड्रोजन के क्या गुण? किसका गुण? हाइड्रोजन के क्या गुण? वर्ग 1 के तत्वों के गुण समानता रखते हैं। अब देखो सर, वर्ग 1 के तत्वों के गुण क्या रखते हैं सर? ये समानता रखते हैं। क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। मतलब क्या रखते हैं? बराबर रखते हैं। ठीक नो? समानता मतलब सेम। हाइड्रोजन, और फिर बोला, और हाइड्रोजन के गुण वर्ग 17 के तत्वों, अब देखो वर्ग 17 के तत्वों का तो हाइड्रोजन। ठीक नो? अब वर्ग 1 के तत्वों का तो क्या होगा सर? ये क्षारीय होगा। क्या होगा सर? ये क्षारीय। ठीक नो? कैसा होगा? क्षारीय। अब देखो, वर्ग 17 के तत्वों कहेगा तो हाइड्रोजन, और वर्ग 1 के तत्वों कहेगा तो क्षारीय। तो कहता है क्या सर कि और हाइड्रोजन के गुण वर्ग 17 के तत्वों हाइड्रोजन, क्या कहते हैं सर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में, हाँ, हाइड्रोजन के गुणों से क्या होता है सर? वो समानता रखते हैं। क्या रखते हैं? समानता मतलब रिश्ता रखते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन के आवर्त सारणी में क्षारीय धातु, यानी क्षारीय धातु किसमें? वर्ग 1 में। क्षारीय किसमें? तो वर्ग 1 के तत्वों में। और क्षारीय धातुओं के साथ वर्ग 1 में, किसमें? वर्ग 1 में। किसमें? क्षारीय में। वर्ग 1 में वह हाइड्रोजन के साथ वर्ग 17 में रखा जाता है। अतः आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। क्यों? क्योंकि अब तो समझिए गया है, क्योंकि पहले जो है सर वो हाइड्रोजन को वर्ग 1 के तत्वों में, किसके? गुण वर्ग 1 के तत्व, मतलब कहे तो क्षारीय। ठीक नो? गुण वर्ग 1, कौन गुण? अरे वर्ग 1 के गुण, ककर गुण? वर्ग 1 के गुण, फिर वर्ग 17 के, किसके? तो 17 के। और 17 में कैसा? हाइड्रोजन। वर्ग 1 में कैसा? क्षारीय। अब दोनों क्या होता है सर? एक दूसरे से क्या होता है? मिक्सिंग होता है, इसलिए इसको अनिश्चित रखा जाता है आवर्त सारणी में। ठीक नो? एक बार फिर मेरे साथ आना। किसके साथ? मेरे साथ। किसी लड़की के साथ मत जाना, वरना वो बेवफा निकल जाएगी। हाँ,
अब देखो मेरे साथ आएगा कभी बेवफा नहीं निकलेंगे। हाँ ये गौर करना। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है कौन सारणी रे भाई, तो आवर्त सारणी। मेरे साथ बोलने चलना, मेरा कसम चला, नहीं बोलेगा ना सबका साली से शादी हम कर लेंगे। हाँ देखो कहता है ना, कहता है ना कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किसका, हाइड्रोजन की क्या स्थिति अच्छा अनिश्चित रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण वर्ग एक के तत्वों, वर्ग एक के तत्वों, हाइड्रोजन का गुण किसके, वर्ग एक के तत्वों। बोलो मेरे साथ, हाइड्रोजन के गुण किसके, वर्ग एक के तत्वों के गुणों से समानता रखते हैं। क्या करते हैं, गुणों को समानता रखते हैं। क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। वर्ग एक के तत्व कहे तो कैसा होगा सर, वो क्षारीय होगा, ठीक नु। और समानता रखते हैं किसके साथ, तो वर्ग एक के साथ, ठीक नु। और हाइड्रोजन के गुण वर्ग 17 के तत्वों कहे तो सर हाइलोजन, और वर्ग एक के तत्वों कहे तो क्षारीय। ये मैंने नहीं लिख पाया, ठीक नु। यहाँ जिनको लिखने का मन होगा तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेना, ब्रैकेट में, ठीक नु, क्षारीय। जिनको लिखना रहेगा वो लिख लीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, क्षारीय के गुणों तत्व गुणों का समानता रखते हैं, ठीक नु। और लिखना है हाइड्रोजन के गुण वर्ग 17 के तत्वों हाइलोजन के गुण से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। यही कारण है कि यही कारण से हाइड्रोजन आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं के साथ वर्ग एक में, क्षारीय धातुओं के साथ किसमें, वर्ग एक में, क्षारीय धातु के साथ किसमें, वर्ग एक में हुआ, हाइलोजन के साथ किसमें, वर्ग 17 में, हाइलोजन के साथ किसमें, वर्ग 17 में रखा जाता है। हाइड्रोजन के साथ वर्ग 17 में रखा जाता है। अतः आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित होती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को पहली बार में वर्ग एक में रखा जाता है। ये हाइड्रोजन को पहली बार में वर्ग एक में रखा जाता है, वर्ग एक में क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है। और हाइड्रोजन को वर्ग 17 के साथ हाइलोजन के साथ रखा जाता है। यह हाइड्रोजन को वर्ग 17 के साथ हाइलोजन के साथ रखा जाता है और दोनों के साथ ये समानता होता है। यही कारण है कि यह हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के अनिश्चित रखा अनिश्चित स्थिति में रहती है। समझ में आया बात की नहीं आया। तो हाइड्रोजन को पहले बार में कहां रखा जाता है, तो वर्ग एक में। कैसे धातु के साथ, तो क्षारीय धातु के साथ। ये मेरे साथ बोलो, अरे मेरे साथ बोलो, इन्हें उन्हें कहीं नहीं देखना वरना जो भी मार देंगे। हाँ देखो सर फेंक देंगे। अब देखो सर हाइड्रोजन को किसके साथ, वर्ग एक के साथ। कैसी धातु होनी चाहिए, तो क्षारीय धातु होता है, ठीक ना। वर्ग एक के तत्वों के साथ कैसी धातु, क्षारीय धातु। इसके साथ ही क्या होता है, समानता होता है। क्या होता है, समानता रखते हैं। क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, ठीक नो। तो हाइड्रोजन को पहली बार में वर्ग एक के साथ क्षारीय धातु के साथ क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। फिर और हाइड्रोजन को वर्ग 17 के साथ हाइलोजन धातु के साथ, हाइलोजन के साथ क्या रखते हैं सर, समानता रखते हैं। हाइलोजन के साथ क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन, यही कारण से हाइड्रोजन आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं के वर्ग एक में वह हाइलोजन के साथ वर्ग 17 में रखा जाता है। अतः आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित होती है। क्यों, क्योंकि पहली बार में हाइड्रोजन को वर्ग एक के तत्वों के साथ कहे तो क्षारीय के साथ रखा जाता है, दूसरी बार में वर्ग 17 के साथ तो हाइलोजन के साथ रखा जाता है। और हाइलोजन क्षारीय धातु कहे तो वर्ग एक के तत्व किसके साथ, क्षारीय धातु के साथ वर्ग एक में और हाइलोजन के साथ वर्ग 17 में रखा जाता है। अतः यही कारण है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित होती है। तो एक बार मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोले एक बार। हाँ पहले मेरा कसम नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा, कारा सर जी बोलेंगे, आप अपना कसम दीजिएगा नहीं बोलेंगे। अब देखो सर, हाँ तो हाइड्रोजन को पहली बार में वर्ग एक के तत्वों के साथ, तो वर्ग एक के तत्वों कहे तो सर क्षारीय धातु के साथ समानता होता है। फिर कह रहा है दूसरी बार में और वर्ग 17 के साथ हाइलोजन धातु के साथ रखा जाता है ना, समानता होते हैं। अब देखो सर वर्ग एक के तत्वों के तो क्षारीय धातु के साथ समानता रखते हैं और हाइड्रोजन के गुणों के वर्ग 17 के तत्वों में हाइलोजन के साथ, किसके साथ, हाइलोजन के गुणों से समानता रखते हैं। यही कारण से हाइड्रोजन आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं के साथ वर्ग एक में व हाइलोजन के साथ वर्ग 17 में रखा जाता है, रखा जा सकता है। अतः आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित होती है।
देखो सर, आवर्त सारणी जो है ना सर, वो केमिस्ट्री का चैप्टर है सर, और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, और इससे आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 2 4 5 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक नो। तो सर इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ लेना सर, लेकिन ये 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा, ये 100 क्वेश्चन करके जाना, उधर से तुम खुश होकर के आओगे, और पता है क्या क्या आओगे कि संदीप सर मैंने चुन चुन कर मारा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ सर कि इसकी साइंस क्लासेस को इतना प्यार दीजिए सर, इतना प्यार दीजिए कि जल्दी ये 100 के का परिवार बने सर, ठीक नो। आप सबकी प्यार के ही वजह से ये 100 के का परिवार बनेगा सर, और ये 100 के का परिवार बनेगा तो सारा आप सबका श्रेय होगा सर, इस सारा आप सबके ऊपर श्रेय जाएगा, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा सर, क्योंकि तो मैं पढ़ाता हूँ और मेरे जैसा हजारों हजार टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे सर। तो सबका प्यार आप सबका नहीं मिल पाता सर, लेकिन मुझे मिल रहा है परिवार, इस चीज़ से मैं खुश हूँ, और जिंदगी भर शायद नहीं भूल पाऊंगा आप सभी को साथ। तो चलते सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन आपकी जिंदगी में ऊर्जा देगी, आपकी शरीर में ऊर्जा देगी। अगला क्वेश्चन आइए सर, देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक नो, थोड़ी सी गौर करिएगा। आप देखिए, थोड़ा सा भी लिखने का प्रयास नहीं करिएगा सर, हमें आपको मारने का, स्क्रीनशॉट मारने का आपको मौका दूंगा। आप देखिए, कहता है क्या सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो वायु का क्वेश्चन है, ठीक ना। जल संरक्षण के 3 उपाय के लिखे, ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने का रहता है, भूगोल में भी पढ़ने का रहता है, ठीक नो। लेकिन सर यहाँ पर हम फिजिक्स में भी आपको लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन हमारा बायोलॉजी का तो चर्चा यहाँ पे हम नहीं करूँगा, ज्योग्राफी का चर्चा तो नहीं करूँगा सर। अब देखिए, कहता है क्या सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है सर। ये जो क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, और जब वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हम तो छोड़ने वाले में से है नहीं, है ना सर। अब देखो, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है सर? जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू कितना 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। एक किसका फॉर्मूला होता है सर? ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक नो। जिप्सम कम बनाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है, ठीक नो। तो यही बात को हमको लिखना है। क्या लिखना है सर? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, और लगभग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। और लगभग आधे घंटे, कितने घंटे सर? तो लगभग आधे घंटे बाद क्या हो जाता है? जमकर ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है सर? लगभग क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। कितने घंटे बाद? तो आधे घंटे बाद। तो अगर कभी क्वेश्चन अगर आ गया सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है और लगभग आधे घंटे बाद, कितने घंटे बाद? तो सर लगभग आधे घंटे बाद जमकर ठोस बन जाता है, ठीक नो। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो जिप्सम बनाता है, और वो जिप्सम कितने घंटे बाद ठोस बन जाता है? तो जिप्सम जो है सर वो ठोस बन जाता है, लेकिन कितने घंटे बाद? तो लगभग सर अप्रॉक्स वैल्यू इसका होता है नहीं, ठीक ना, फिक्स वैल्यू इसका नहीं होता है, वो लगभग होता है कितने घंटे? तो आधे घंटे बाद क्या बन जाता है सर? ठोस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ये आपका CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ये जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? जिप्सम बनाया, जो क्या होगा? CaSO4 इंटू कितना 2H2O, CaSO4 इंटू कितना 2H2O सर। आना नीचे वाला क्वेश्चन कहता है क्या सर कि जल संरक्षण के 3 उपाय लिखे। कितने उपाय? 3 उपाय। ये 5 नंबरिया में भी कभी कभी पूछता है, ठीक नो। तो यहाँ पर देखो, जल संरक्षण मतलब जल का बचाव के 3 उपाय लिखना है। जल के बचाव का कितना उपाय बताना? 3 उपाय बताना। तो ये तो नॉर्मल चीज है सर, ये हम लोग जो डेली इस्तेमाल करते हैं वही है। नहाने जाएगा सर, बस स्विमिंग पूल में घुस जाएगा, पानी को बर्बाद करेगा, सब पानी सत्यानाश कर देता है तू लोग, है ना सर। अगर जहाँ लॉज में, जैसे कोई लॉज में बंदा आ रहा है, लॉज में क्या करता है? झरना खोल देता है, मालिक चिल्ला रहा है बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो क्या करे? अकले नहीं है कि जल को क्या करे सर? बचाव करे। हाँ, लेकिन मालिक चाहता है कि हमारा बिजली बिल भी बचे और क्या बचे? जल भी बचे। हम लोग कभी कभी हम लोग रहते थे ना, तो खोल देते थे, सरबा घुस जाते थे, ठुक ठुकाते रहा ना, मालिक कोई परवाह न पड़ता था, है ना। जो रूम मालिक होगा तो उनको मालूम होगा, जिनका पापा रूम मालिक होगा तो उनको मालूम होगा। बड़ा कष्ट होता है लड़का लोग जब पानी खोल देता है ना, बड़ा कष्ट होता है। कहता है जल संरक्षण के 3 उपाय लिखे। कितने उपाय लिखना है सर? 3 उपाय लिखना है। पहला, जल संरक्षण, देखो सर ये भी तुम नीचे लिख सकते हो डैश देकर के कि जल संरक्षण के निम्न उपाय है। कितने उपाय है सर? निम्न उपाय है, ठीक नो। लेकिन सर ये 5 नंबरिया में पूछने का कम चांस रहता है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबरिया में अगर बाय चांस पूछ भी दिया ना, तो इसमें हमको 5 गो लिख देना, बड़ी आसान तरीका से। देखो, कहता है जल का उपयोग सीमित आवश्यक रूप में करना चाहिए। अब तुम सोचो सर कि हमको साफ करना है क्या गंजी, है ना, हम भर 2-4 बाल्टा पानी से गंजी को साफ कर रहे हैं, तो क्या ये आवश्यक रूप से है? सीमित मात्रा में जल का इस्तेमाल है? नहीं नो।
सीमित मात्रा में उसको कहता है जिसको जींस साफ करना रहता है और एक लोटा पानी में कोरेगा। तो ऐसे केस में होगा क्या सर, आवश्यक और सीमित मात्रा में होगा, ठीक नु। अब देखो सर, तो कह रहा है जल का उपयोग सीमित या आवश्यक रूप से करना चाहिए। जल का उपयोग कैसे करना चाहिए, तो सीमित और आवश्यक रूप से करना चाहिए। दूसरा नंबर कहता है जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखो सर, जल को इतना मात्रा में बर्बादी होता है ना सर कि इसीलिए तो देखता है कभी कभी सुखाड़ घोषित हो जाता है। अगला कहता है सर वर्षा जल का कुआं या तालाब में सीमित करना चाहिए। आप देखो सर, वर्षा जल जो होता है ना, वो वर्षा जो होता है ना, तो वर्षा जल को लोग क्या करता है ना कि जहां तहां वर्षा जल का पानी बह गया। लेकिन अगर हम लोग को अगर जल का बचाव करना होगा, अगर जल की संरक्षण करना होगा, तो ऐसे केस में वर्षा जल को किसी कुएं तालाब में बहाना चाहिए, ठीक नो। जैसे वर्षा जल में छत का पानी हुआ, छत का पानी गिर गया, नली तली में चला गया जिधर तिधर। लेकिन सर अगर हम लोग जल संरक्षण की बात करते हैं तो ऐसे केस में वर्षा जल को किसी तालाब में गिराना होगा, चाहे कुआं में गिराना होगा, तब वो जल का बचाव होगा, ठीक नो। तो जल का बचाव कब होगा सर, तो वर्षा जल का कुआं या तालाब में संचित करना चाहिए, या फिर जल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल का उपयोग सीमित आवश्यक रूप से करना चाहिए। जितना इस्तेमाल करने की बात होती है उतना ही करना चाहिए सर। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछता है। और जब वो एग्जाम में पूछता है तो हमको तो छोड़ना नहीं है सर, क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोग हैं, जने से आएगा उन्हें ठूस देंगे, है ना सर। मतलब जहां से क्वेश्चन पूछेगा वहीं एकदम मार के रगड़ देंगे, ठीक नू। थैंक यू सर, लव यू। और एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाना बंद हो गया, ठीक नो। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलता है सर, इसको एकदम जाकर के स्क्रीनशॉट यहीं से मार लेना है और मार करके सर आपको यहाँ पर इसको जाकर के कॉपी में उतार लेना है। क्योंकि जब इसका पीडीएफ डाल देते हैं तो लोग साइबर कैफ से जाकर के निकलवा लिया पीडीएफ, और क्या करता है उसको लिखता ही नहीं है। मैंने सर आपको इतना अच्छा से समझा दिया, अगर इसको एक बार आप लिख लीजिएगा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। लेकिन आपको अभी आशीर्वाद देना है, इसके साइंस क्लासेस को भी आपका आशीर्वाद की जरूरत है सर। और सभी दोस्तों के पास फैला दे, सभी गांव टोले मोहल्ले में फैला दे, क्योंकि आ चुका है यूट्यूब पे भौकाल, है ना सर। एक नए क्वेश्चन की तरफ आना और एक नया क्वेश्चन आपको प्यार में जगा देगा। अब देखिए सर, ये दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्वेश्चन देखने के बाद फीलिंग जाग गया होगा ना। अब देखो सर, क्वेश्चन क्या है ना कि विद्युत चुंबक के दो उपयोग को लिखे। अच्छा, मालूम है ना कि विद्युत चुंबक क्या होता है सर, तो लोहे को, भारी भरकम लोहे को उठाने में काम करता है विद्युत चुंबक, है ना। और टेलीफोन, माइक्रोफोन, बहुत सारे सर चीज़ों में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो आते हैं इसका हम विद्युत चुंबक का उपयोग को देखते हैं। और क्वेश्चन को एकदम बड़ा जबरदस्त, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है सर। कहता है क्या कि विद्युत चुंबक का दो उपयोग लिखे। तो नीचे लिख करके यहाँ पर नीचे डैश दे करके लिखना है कि विद्युत चुंबक के निम्नलिखित उपयोग है, ठीक नू। इसके बाद एक नंबर में लिखना है कि इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है सर, तो लोहे के भारी टुकड़ों मतलब वजनगर टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग विद्युत घंटी मतलब समझता है ना, विद्युत वाला जो घंटी होता है वो, या फिर माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन आदि में किया जाता है। मतलब और बहुत सारे चीजों में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक नू। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है सर, तो लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है, या फिर इसका उपयोग विद्युत घंटी या माइक्रोफोन या टेलीफोन में आदि में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, तो विद्युत घंटी या फिर माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन में किया जाता है, ठीक नो। तो कहाँ कहाँ किया जाता है सर, तो पहला क्या जाता है कि इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़े को उठाने में है ना। फिर इसका उपयोग विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन आदि में किया जाता है। अगला कहता है कि रे बबुआ वियोजन है, अब घटन वियोजन के सर, तो अब घटन मारना गप सुना, क्योंकि सर वियोजन को ही हम लोग कहते हैं अब घटन अभिक्रिया कारा। इसका उदाहरण के साथ अब देखो, इसका उदाहरण भी देना है। कहेगा वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया वो होता है जो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन। क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि एक पदार्थ टूटकर अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन। और संयोजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है सर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन कहते हैं, ठीक नो। लेकिन यहाँ पे पूछा है वियोजन, तो वियोजन वो होगा जो एक दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं सर,
सॉरी, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है सर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन कहते हैं। जैसे सर देखो एक पदार्थ टूटेगा, जिसका जैसे उदाहरण क्या है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, कौमा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहता है इसका उदाहरण, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, अब देखो सर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ठीक नो सर, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि वो पहला उदाहरण तो दे दिया हूँ, इसको कैसे होता है देखो जरा। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा आपका CaCO3। जब ये सर उष्मा, मतलब इसको क्या करेंगे सर, ये गर्म करेंगे, तो CaCO3 को जब गर्म करेंगे सर, तो क्या होगा सर, CaO प्लस क्या होगा सर, CO2, क्या होगा, CaO प्लस क्या होगा, CO2 में टूट जाएगा सर। यही क्या हमारा इसका पहला उदाहरण है, ठीक नो। तो वियोजन क्या होता है सर, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं वियोजन। और इसका एग्जांपल क्या है सर, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाता है सर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक नो। तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तब, ठीक नो। तो पहला क्या सर, विद्युत चुंबक क्या है, तो विद्युत चुंबक के दो उपयोग के लिखे। पहला उपयोग है उसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत घंटी या माइक्रोफोन या टेलीफोन आदि में किया जाता है। और दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं, इसका उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, कौमा, उसे क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 बोला क्योंकि उदाहरणों के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, जब इसको गर्म करेंगे सर तो बनाएगा CaO प्लस क्या, CO2 बनाएगा। तो आज तक का सर क्लास आपको हो गया द एंड, और फिर आप सबसे मुलाकातें करते हैं सर अगली क्लास में। और आप सबसे फिर मैं कहना चाहता हूँ सर कि इस अपनी परिवार इसकी साइंस क्लासेस को इतना प्यार दो सर, ये आप सबकी परिवार है, और इतना प्यार दो कि सर इस 100 का परिवार जल्दी बन सके। बस मैं इस चीज़ को उस दिन देखना चाहता हूँ सर कि जब ये 100 का परिवार हो जाएगा तब कैसा लगेगा देखने में, है ना सर। थैंक यू, लव यू सर। और थोड़ी सी सर आज थोड़ा सा एनर्जेटिक मैंने कम था ज़्यादा एनर्जेटिक रहता तो सर थोड़ी सी और मज़ा आता है क्लास में, और इसके लिए क्षमा चाहता हूं सर। लेकिन कल की क्लास में भरपूर एनर्जेटिक रहेंगे सर, इसके लिए थैंक यू, लव यू। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस, फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।